हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 12 पृथ्वी से परे का अध्ययन करेंगे। नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। देखिए बच्चों, ये लद्दाख का एक क्षेत्र नुब्रा है। उन्हें उनके परिवेश के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। चित्र 12.1। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश ना के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यांगडोल और दोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। चित्र 12.1। लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि आकाश का सौंदर्य। ये देखिए, बचपन से ही यांगडोल एवं दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे ना जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर चित्र बनाते हैं? क्रियाकलाप 12.1। आइए बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। चित्र 12.2 में रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इसमें तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए। तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते जिस जंतु या वस्तु का विचार आपके मन में आता है, उसका नाम अपने पैटर्न के पास लिखिए। बच्चों, जैसे ये बिंदियां हैं, आप इन्हें आपस में जोड़िए और आपको उससे मिलते जुलते किसी भी चीज, जानवर, पशु पक्षी, किसी का भी नाम आता है याद, तो उसको आपको लिखना है। उपरोक्त चरणों को दोहराइए और कुछ अन्य पैटर्न बनाइए। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानी सोचिए। आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए। क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं या भिन्न हैं? अपनी कहानी दूसरों को सुनाइए और उनकी कहानी आप सुनिए। क्या आपने और आपके साथियों के पैटर्न, नाम और कहानी अलग-अलग हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह रोचक बात नहीं है? बच्चों, रात्रि आकाश का यह एक भाग है। 12.1। तारे और तारामंडल। हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती हैं। बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन साधन था, उन्होंने तारों के इस पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्रों के रूप में की। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। अभी भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में होता है। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न है, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है। इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग
तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं। इनकी सहजता से पहचान की जा सके, इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया है। तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तारामंडल के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी यानी बेल्ट कहलाते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृष या टारस से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल कैनिस यानी मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। आइए और भी जानें। विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग-अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अंतरराष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तारे हैं। अब देखिए, लाल रंग की रेखाओं से इसे जोड़ा गया है। ये ओरायन है यानी शिकारी। और ये देखिए, ये एक कुत्ते की आकृति में है और इसको कहा गया है कैनिस मेजर, जो कि ओरायन यानी शिकारी के पीछे है। और यहाँ पे ये जो तारा आप देख रहे हैं, ये लुब्धक है सीरियस, जो कि सबसे चमकने वाला तारा है। और यहाँ पे देखिए, इन तारों को मिलाकर एक वृष टॉरस की आकृति बनाई गई यानी एक बैल, जिसका कि यह शिकारी शिकार कर रहा है और इस शिकारी के पीछे एक कुत्ता है। चलिए ये देखें चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल और तारे लाल रेखाएं तारों के पैटर्न दर्शाती हैं, जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती हैं। चित्र में दर्शाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया है। बच्चों, आकाश में आपको यह रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा। यह आपकी पहचान के लिए बनाया गया है कि जब भी आप इन तारों को देखें तो इस प्रकार से आप इन्हें पहचान सकें। इस दूसरे चित्र में थोड़ा अच्छे से आपको दिखाया गया है, लाल रंग को अच्छे से प्रदर्शित किया गया है ताकि आप देख सकें। ये कैनिस मेजर है यानी लुब्धक, ये लुब्धक है। और ये ओरायन है, आद्रा, बीटलजूज, ये रोहिणी यानी कि अल्डेबरान, और ये कृतिका प्लायोडिस। आगे चलते हैं और भी जानें। भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। जैसे आद्रा नक्षत्र यानी ओरायन तारामंडल में बीटलजूज नाम का तारा, कृतिका नक्षत्र वृष तारामंडल में प्लायोडेज नाम का तारा समूह, अल्डेब्रान वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए गए हैं। इसी चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है, जो लिटिल डीपर का अंग है। बच्चों, ये देखिए, ये सप्तऋषि बिग डीपर है। ये देखिए, एक चमचे की आकृति में है। इसी प्रकार ये भी है लिटिल डीपर, इसी का छोटा रूप है। ये भी एक चमचे जैसी आकृति में ही है लिटिल डीपर, जिसमें यहाँ पे ये देखिए, ये पोल स्टार जिसे कि ध्रुव तारा कहा जाता है वो है, जो कि लिटिल डीपर के अंतर्गत आता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये बालक का क्या कहना है। हम रात्रि आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं?
चलिए, क्या आप जानते हैं, तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी अनेक संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, सप्तऋषि के वे चार तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं, मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती हैं और ऐसा मानती हैं कि तीन चोर, अन्य तीन जो तारे हैं, इसे चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं चार तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम तीन तारे उस नाव की ग्रीवा हैं। 12.2 रात्रि आकाश का अवलोकन। यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो, तो वहां बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रदूषण कहा जाता है। गांव अथवा अन्य क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है, वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही ना पाते हों। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। क्या आप जानते हैं, विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये बालिका क्या कह रही है। हम जिस स्थान पर हों, क्या वहां से अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहाँ देखना चाहिए। किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र 12.3 एवं चित्र 12.4 जैसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा, आप किसी आकाश मानचित्र ऐप की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। और भी जानें, तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतरण अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। रात्रि आकाश दर्शन के लिए तैयारी। वयस्कों के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। ये स्थान कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्षों से दूर कहीं होना चाहिए। आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं, उसी के अनुसार तिथि एवं समय का चयन कीजिए। एक ऐसी रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में ना तो बादल हो, ना ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं है। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारा मंडलों को आप देखना चाहते हैं, उनकी आकृतियों के प्रिंटआउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। दिशाएं ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय दिक्सूचक तथा प्रेक्षण लिखने एवं चित्र बनाने के लिए नोटबुक भी अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। नियत दिन एवं समय पर किसी व्यस्त के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना है। वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए, ताकि आपके नेत्र अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाएं। इससे आप रात्रि आकाश चित्र 12.5 का और अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे। बच्चों, आपको कुछ सावधानी बरतनी है। रात के समय किसी वयस्क को साथ लिए बिना
खुले और अंधेरे स्थान पर ना जाएं। ये देखिए रात्रि आकाश का अवलोकन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वयस्क हैं, बाकी बच्चे हैं जो रात्रि आकाश का अवलोकन कर रहे हैं। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.2। आइए स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। इसके लिए आकाश के ऊपरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखें और सप्तऋषि को पहचानें। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डीपर के रूप में अंतिम 2 तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर इस काल्पनिक रेखा पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है। यही ध्रुव तारा है। इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारा ओरायन और इसमें लुब्धक तारे की पहचान भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3। आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। भारत में ओरायन को ज्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, अतः इसे इसी दौरान देखिए। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हैं, जिसकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। सबसे पहले इन 3 तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारामंडल की पहचान का यही सबसे सरल विधि है। एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारे लुब्धक को पहचानना आसान हो जाएगा। ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इस रेखा के अनुदिश पूर्व की ओर देखिए। वहीं पर आपको लुब्धक तारा दिखाई देगा। आइए देखें कौन सा तारा हमारे सबसे निकट है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इस अध्याय का अध्ययन किया। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।